Hello everyone. A warm good evening to everyone present in this special class of The Commune Gurukul. आप सबको जैसा पता है कि The Commune Gurukul is a platform, it's an online learning platform which study material for university entrance examination from UG to all your master's examination to the UGC NET examination, that's PhD level. सो वंस अगेन मेरा नाम अनिमेश है एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, खासकर उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने प्रिपेयर किए हैं जो स्टूडेंट्स अभी मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो JNU, BHU, DU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक्सपीरियंस हों या फिर TGT और PGT की जो एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके एक्सपीरियंस हैं, या अगर आप UGC नेट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट कराती है उसके एक्सपीरियंस हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हमने जो टेस्ट सीरीज लिया था उसकी एनालिसिस आज हम करने वाले हैं आज के सेशन में। देखिए, कोई जो एग्जामिनेशन होता है उसका जो सिलेबस होता है वो उस एग्जामिनेशन का एड्रेस होता है। किसी के घर पे पहुंचना है ना, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसको आप ध्यान में पढ़ो, वही एग्जाम का एड्रेस है, वही आपको सही जगह तक पहुंचाएगा। और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर ये एड्रेस है ना, तो ये वो रूट है, ये वो रास्ता है जहां से आप इस एड्रेस तक पहुंच सकते हो, आप अपने डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हो। सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस सेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, एनालिसिस करते हैं। हम आज सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्चुअल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसको आज कवर करने वाले हैं। एंड इट्स माय प्रैक्टिस की आपको इन 1-1.5 घंटे का जो ये सेशन होने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन से रिलेटेड फैक्ट्स हों। और आई होप कि आप सभी के पास नोटबुक और पेन, राइटिंग पैड कुछ भी आपके पास है, और आप प्लीज उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो हम आज अपने लाइव एनालिसिस में शेयर करने वाले उसको जरूर से लिखना, और फिर आप एनालाइज करना आप अपने एग्जामिनेशन के बाद, और कॉपी करना, टैली करना। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे वो उसी आपके जो अभी आप नोट्स बनाओगे ना उससे आप टैली करके देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच करने वाले हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और उसके साथ जो एनालिसिस करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस का किसी न किसी एग्जामिनेशन पैटर्न से मतलब रहता है। यस, हेलो Sir, could you please explain in English, sir? फॉर श्योर, नॉट एन इशू। सो हम एनालिसिस पे चलते हैं एंड देन I'm just sharing my screen of the question paper that was circulated last week. This was the first test series. Please anyone just inform me if my screen is visible or not too. Let me inform if it's visible. Yes, sir, it is visible. Fine. So this was the question paper. This was the first of the question paper, and let me tell you, this was I have to be bilingual. So आप लोगों को एकदम बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. I will explain the concept in both Hindi and English as far as possible. तो see, this was the paper code Yes We Can 2001, जिसको आज हम लोग आज के सेशन में सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास फॉर द नेक्स्ट 1 और 1.30 आवर, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लीग ऑफ नेशन. आप जानते हो लीग ऑफ नेशन के बारे में, मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919. ठीक है, और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. ये दिस यू ऑल वेरी वेल न्यू कि पहले विश्व युद्ध के बाद आया था. किस चीज के लिए आया था? शांति स्थापित करने के लिए आया था. शांति, पीस, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस. एंड इसकी जो मोटो थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल थी, इट वाज कलेक्टिव सिक्योरिटी. इट्स ऑल्सो इन यूनाइटेड नेशन.
आपको पता है 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद देन आफ्टर 26 ईयर एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945, जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और इससे जो एग्जाम में आपके फैक्ट्स पूछने वाले हैं वो पूछने वाला है, व्हेन इज यूएन डे सेलिब्रेटेड, 24 अक्टूबर 1945, इसी दिन स्टैब्लिश्ड हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ यूएन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन वाज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सच अ ग्रेट लेवल, बट ये फेल क्यों हो गया था? अगर इसकी रीजन आपको एनालिसिस करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले इसमें जो मेजर पावर्स थे ना उस समय के दुनिया में, दैट वेयर लैकिंग इन दिस लीग। जैसे जर्मनी आप ले लो, जापान, इटली, इन सब पावर को एकोमोडेट नहीं कर पाई लीग ऑफ नेशन, और यही वजह है जब आप कोई इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं लीग ऑफ नेशन के तरह, तो आपको मेजर पावर्स का होना बहुत जरूरी है उसके सक्सेस के लिए। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स्ड क्योंकि यहाँ पे मेजर पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इट वाज बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी। 1919 में ये फॉर्म्ड हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, और यहां पे खत्म होता है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए यूएन नाम की ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बन रही है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूएन से, एक रिकैप करके छोटा छोटा देख लेते हैं। सबसे पहले यूएन का जो चार्टर है ना, ये साइंड हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। चूंकि एग्जाम का जो आपका पैटर्न होता है वो सारा क्या होता है, एमसीक्यूज पैटर्न पे है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में होगा। आपके बीएचयू के मास्टर्स के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि यूएन का चार्टर कहां पे साइन हुआ था। 50 कंट्रीज वेर पार्टिसिपेंट इन द चार्टर एंड इट वाज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 20 अक्टूबर 1947 को यूएन का जो फ्लैग देखते हो ना आप, ये अडॉप्ट हुआ था 20 अक्टूबर 1947। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बात आपको यूएन के बारे में निश्चित जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, वो है 10 दिसंबर 1948। मेनी ऑफ यू नो कि 10 दिसंबर को बनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, मनाया जाता है ना ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। ये 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इसने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दुनिया भर के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, और 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया था, इसीलिए इस दिन मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यूएन इज ऑलमोस्ट आपके जेएनयू के पेपर्स में शायद आ सकते हैं, वो है कि कब चाइना को इंक्लूड किया गया था इन द यूएन सिस्टम। तो आपको पता है ताइवान को रिप्लेस करके चाइना को 1971 में यूएन में इंक्लूड कराया गया। ठीक है, और उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यूएन से रिलेटेड आपको जानने चाहिए, वो है 1972। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ऑलमोस्ट एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पे ये यूएन का पहला इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में। क्या हुआ था? आप लोग जहां पे भी बैठे हो ना, स्टडी टेबल पे जहां पे भी बैठे हो, आप प्लीज रिपीट करो मैं जो बोल रहा हूं, ताकि आपको ये फैक्ट्स फिर बाद में याद करने के लिए कोई जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। अभी आप इसको याद करने की कोशिश करो। 1972, आप भी रिपीट करो, 1972 में यूएन का पहला इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन था पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में फिर कभी दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग देखेंगे। 1974 में जो पीएलओ, इसको रिकॉग्नाइज्ड किया था यूएन ने, पीएलओ को। ठीक है, 1975 बहुत इंपॉर्टेंट, यूएन का पहला वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था। आपको एग्जाम में पूछता है पहला यूएन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। आईआर के जो एग्जाम देना चाहते हैं, जेएनयू के, आपके एरिया स्टडीज के, या फिर पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस के, आपको यूएन के सारे वुमेन कॉन्फ्रेंस का सीक्वेंसिंग आपको याद होना चाहिए। ऑलमोस्ट एग्जाम में आपको पूछ सकता है वहां पे। इसके बाद 1982 में, देखो फैक्चुअल एग्जाम्स होते हैं, आपको फैक्ट्स याद करने हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज
समुद्र में जो समुद्र होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन का ये आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। कब आया था? 1982 में। और देखो अब हिस्टोरिक, सब हिस्टोरिक है यहाँ पे। 1992 पहला अर्थ समिट हुआ था। क्या हुआ था? अर्थ समिट, है ना। और एक और देख लो, 1995 यहां पे हुआ था यूएन का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था सोशल डेवलपमेंट पे। सोशल डेवलपमेंट पे यूएन का पहला कॉन्फ्रेंस सोशल डेवलपमेंट पे। और 2006 में जाके जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया, जिसके 47 मेंबर होते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल 2006। चलो, इतने फैक्ट्स आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के अगर आप क्वेश्चन पेपर को रिविजिट करो तो पाओगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को मगलअप करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। सैन फ्रांसिस्को जहां पे चार्टर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन कितने तारीख को बना था, यूएन डे कब मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं, ताइवान को कब रिप्लेस किया चाइना ने, यूनाइटेड नेशन का पहला इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट पहला, सोशल डेवलपमेंट पहला, ह्यूमन राइट काउंसिल कब बना, यूनाइटेड नेशन का पहला वुमेन कॉन्फ्रेंस कब हुआ। ऑलराइट, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले का आंसर होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड दीज वेयर द रिलेटेड फैक्ट्स। फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के गुच्छा, इन्हीं को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम। हेलो यस यस भैया, वो शिवांग की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इज बीन टेक्सटिंग मी। जस्ट अ सेकंड, डूइंग इट। डन। सो यस, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ बुक परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच। देखो, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, बुक का नाम तो बदल नहीं सकता है ना, हिंदी में भी तो यही बुक रहेगा। परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच किसने लिखी है? ये लिखी है इमैनुअल कैंट ने। कांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आइडियलिस्ट थिंकर है। और जब आएगा ना वर्ल्ड फेडरेशन की किसने बात की, पैसिफिक फेडरेशन की किसने बात की, पैसिफिक फेडरेशन, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस या वर्ल्ड पीस फेडरेशन की किसने बात करी है, तो किसने की है? इमैनुअल कैंट ने की है। ये क्या थे? एक प्रबुद्धवाद, जो इनलाइटमेंट थिंकर थे यूरोप में, जो इनलाइटनमेंट शुरू हुआ था, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इमैनुअल कांट। आइडियलिस्ट थे, पैसिफिक फेडरेशन की बात करते थे, परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच इनकी बुक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दिस क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन, और आप इसको लिख रहे हो ये भी मुझे उम्मीद है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो आईसीजे से क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल से होता है, जनरल असेंबली से होता है, सेक्रेटरी जनरल से होता है, यहां पे देखो छूट गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स के द्वारा होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा होता है, आईसीजी के मेंबर करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उसके मेंबर्स करते हैं। अब देखो क्या है इसमें, क्या कंफ्यूजन करने वाले हो आप लोग एग्जाम में। सबसे पहले आते हैं आईसीजे के बारे में। जो आपका आईसीजे है, ये आपको पता है यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन याद है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। कब स्टैब्लिश हुआ था भाई साहब? ये हुआ था जून 1945 में। देखो यहां पे दे देगा अगस्त सितंबर, तो क्या करना है? जून 1945। क्या? आईसीजे हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको पता है, हेग में, नीदरलैंड में, है ना। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद क्या आपको पता करना है? आपको पता रखना है कि इसके जज कैसे इलेक्ट होते हैं। जज, एक तो अभी प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। जज का देखो, सबसे पहले इसमें टोटल 15 जज होते हैं। इस कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं और वो इलेक्ट होते हैं 9 सालों के लिए, 9 इयर्स के लिए। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 इयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ जजेज इन आईसीजे इज 15। अब आते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं। आपको पता है 2 ऑर्गन है यूएन में, एक है जनरल असेंबली और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल।
आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हो कि 5 सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट कौन मेंबर्स है, ये तब तक लिखो। यहाँ पे देखो यूएनजीए और यूएनएससी, यहाँ का जो जज इलेक्ट होता है ना, वो यूएनजीए जो है ना, जनरल असेंबली जो है, उससे पहले मेजॉरिटी वोट से पास होना चाहिए उसकी रिकमेंडेशन, और सिक्योरिटी काउंसिल से अलग से पास होना चाहिए उसका अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी डिसीजन से। तो वो अपॉइंट हो जाता है जज, कहां पे, आईसीजे में, ठीक है। और एक बार जब वो इलेक्ट हो जाता है तो अपने कंट्री का वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाता है। अगर भारत से कोई होते हैं, दलबीर भंडारी होते हैं, कोई भी होते हैं, तो वो भारत के नॉमिनी नहीं रह जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपको अब सवाल है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा। देखो भाई साहब, जज तो आ गए 15, अब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट 2 है। क्वेश्चन भी तो यही पूछा है कि कैसे इलेक्ट होते हैं। ये जो होता है ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ये सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट बैलेट से, सीक्रेट बैलेट से अमॉन्ग द मेंबर मेजॉरिटी वोट से हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, हर तीसरे साल पे इसकी इलेक्शन होती है। कितने सालों पे होगी, तीसरे साल पे। किसकी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी। और ये क्या री इलेक्ट हो सकता है फिर से, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा, he can be re-elected, प्रेसिडेंट कैन बी री-इलेक्टेड, ठीक है। यहां पे देखो दो इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेसिडेंट जो है ना, इसके पास एक होता है कास्टिंग वोट, ये वही कास्टिंग वोट है जो एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना, तो इंडियन जो लोकसभा का स्पीकर के पास होता है, जब वोट टाई हो जाता है, तो कोर्ट में अगर टाई हो गया मैटर, तो प्रेसिडेंट छोड़ से कास्टिंग वोट, ठीक है। ये तो आप समझ गए। और क्या इसमें आपको जानना है, अभी के प्रेसिडेंट कौन है, अगर 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 करंट अफेयर में पूछ दिया, कम चांसेस है, जोएन डोनहोग, इफ आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली, ठीक है, एसेंट पे नहीं जाना है, बात फैक्ट पे जाना है। जॉन डोनहोग है, ये 8 फरवरी 2021, ठीक है, इलेक्ट हुए हैं अभी, किसके, आईसीजे के। आईसीजे का प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसको चाहिए, और सीक्रेट बैलेट से वोट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, और क्या आपको इसमें बताना है, ठीक है। हाँ, अब क्या एक इंडिविजुअल आदमी क्या आईसीजे में जा सकता है क्या अपने डिस्प्यूट को लेके, भाई साहब बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ओनली स्टेट्स आर पार्टी, स्टेट्स आर पार्टी टू द डिस्प्यूट, ये हमेशा याद रखना। इंडिविजुअल नहीं जा सकता, स्टेट जा सकता है। और स्टेट भी दो तरीके का है, एक तो जो यूएन का मेंबर स्टेट है, वो तो इसका मेंबर होता ही है इस कोर्ट का, लेकिन इसके साथ साथ यूएन के मेंबर के अलावा नॉन मेंबर भी पार्टी हो सकता है डिस्प्यूट में, नॉन मेंबर स्टेट यूएन का। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जेएनयू में पूछ सकता है, क्या नॉन यूएन मेंबर आईसीजी के डिस्प्यूट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन उसमें इसके लिए आए, तो उस नॉन मेंबर के लिए भी ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। जॉन डोनहोग, नाम याद रहेगा, जॉन डोनहोग क्या है, आईसीजे के प्रेसिडेंट है। कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है कोई जज, 9 सालों के लिए। कितने जज हैं, 15। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में। प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा हर तीसरे साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की तो जान ही रहे हो, सबके बारे में जानना है, जॉर्ज वाशिंगटन साहब से लेके जो बाइडेन साहब तक। जो बाइडेन के बारे में एक बात जानते हो कि नहीं, ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं, 78 के हैं लगभग ये अभी, है ना। चलो, एटम्स फॉर पीस 1953 पुट फॉरवर्डेड बाय, किसने एटम्स फॉर पीस दिया। देखो क्या किया ना इन्होंने, आइजनहोवर ने 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक स्पीच दिया। क्या दिया, स्पीच दिया। और यूएनजीए की इस समय कौन थी, प्रेसिडेंट कौन थी यूएनजीए की, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी ये, फर्स्ट इंडियन वुमेन, हाँ नेहरू जी की बहन थी, बहुत बढ़िया, विजया लक्ष्मी पंडित, एंड शी वाज इलेक्टेड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उस समय यही प्रेसिडेंट थी जब आइजनहोवर भाषण दे रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या भाषण दिया, ये मीडिया परसेप्शन को बदलना चाहते थे, अपने देश के जो इनकी न्यूक्लियर और अलग जो इनकी पॉलिसीज थी उनको जस्टिफाई करने के लिए एक इमोशनल मैनेजमेंट के रूप में इसको माना जाता है, एटम्स फॉर पीस स्पीच को, जिसमें इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी किस चीज के लिए यूज करेंगे,
पीस के लिए, शांति के लिए, युद्ध के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पहले अमेरिका का हिस्ट्री जान ही रहे हो आप। लिटिल बॉय एंड फैट मैन क्या है, आप लोग कमेंट में लिखो, ठीक है ना, लिटिल बॉय और फैट मैन। चलो अब क्या है ना, अमेरिका से कुछ और हमको पता करना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले, अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है, उसको मैं अभी बता रहा हूं। प्लीज बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करो। पहला मुनरो, मुनरो डॉक्ट्रिन, एक पूछ देगा, एक नंबर गया, आ रहा है, एक नंबर आ जाएगा। देखो मुनरो डॉक्ट्रिन आइसोलेशनिज्म में बिलीव करता है, ठीक है। ये कहता है कि यूरोपियन वॉर में हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इट सेज कि यूरोपियन पावर ऑल्सो मस्ट नॉट क्या करे, इन्वॉल्व इन यूनाइटेड स्टेट्स। हम यूरोपियन वॉर में नहीं जाएंगे, आप हमारे यहां मत आओ, यानी ये मुनरो का डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इसके बाद एक डॉक्ट्रिन है रूजवेल्ट, रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति थे, इसके इनके सामने एक टर्म आता है, आपको वन वर्ड में पूछेगा, बिग स्टिक डिप्लोमेसी, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, बिग स्टिक डिप्लोमेसी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थोड़ा मुनरो डॉक्ट्रिन में चेंज किया। मुनरो साहब ने कहा हमको मतलब ही नहीं है दुनिया से। रूजवेल्ट ने कहा जो लैटिन अमेरिका के देश है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां पे ना हम क्या करेंगे, उनको जब डेवलप करेंगे और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, यूएस के कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे कहां पे, लैटिन अमेरिका में। तो इस तरीके से इसको डॉलर डिप्लोमेसी भी में बाद में कहा गया, जिसमें कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करो और बाद में उस देश को क्या कर लो, गुलाम के तरफ बिहेव करो उसके साथ, है ना। बिग स्टिक डिप्लोमेसी इसी के लिए कहा गया। स्पीक सॉफ्टली कैरी अ स्टिक किससे रिलेटेड है, रूजवेल्ट से। आइसोलेशनिज्म किससे रिलेटेड है, मुनरो डॉक्ट्रिन से। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ट्रूमैन, नॉट ट्रम्प, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 के मार्च में आया था। बीएचयू का एक क्वेश्चन तो पक्का इसी से पूछा जाता है हर दूसरे साल। ये क्या था, ये था कि हम, अमेरिका प्रेसिडेंट कहता है कि हम मनी, इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, किसको, ऐसे देशों को जो कम्युनिस्ट से परेशान है, कम्युनिस्ट रिजीम से परेशान है। दोज कंट्री दैट आर थ्रेटेन्ड बाय कम्युनिस्ट, वी विल गोइंग टू हेल्प देम विद द मनी, with the equipments and with the military। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मार्च 1947। और इसमें होता क्या है, अल्टीमेटली होता यह है कि 1947 में ही इन्होंने क्या किया, लगभग 400 मिलियन ग्रांट दिया था, एड दिया था, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, किसको, ग्रीस एंड टर्की को। यहीं से शुरू होता है, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन समझ में आ रहा है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन समझ में आया, मुनरो डॉक्ट्रिन समझ में आया, रूजवेल्ट आया, लिटिल बॉय फैटमैन, और क्या पढ़ा हमने, आइजेनहोवर। आइजेनहोवर देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो भारत आए थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो आप तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है भाई, और बाकी और देखेंगे, ठीक ना। बाकी और तो बहुत सारा है ना, जैसे कि आपको पूछेगा ना कि पाइवोट टू एशिया, देखिए कौन कौन जवाब देता है, किसका है ये डॉक्ट्रिन, कमेंट कर लो। पाइवोट टू एशिया नहीं पता, बराक हुसैन ओबामा की डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका फर्स्ट, ये सब ट्रम्प के टाइम में आया था, अमेरिका फर्स्ट की नीति आई थी डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम में, है ना। पाइवोट टू एशिया इनका है। अच्छा, वार ऑन टेरर, आपको पता है जब ट्विंस टावर में इन लोगों ने वॉर ऑन टेरर, तो वॉर ऑन टेरर कब हुए, वॉर ऑन टेरर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछने वाले हैं वो, मुनरो डॉक्ट्रिन, आइसोलेशनिज्म, रूजवेल्ट, बिग स्टिक डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या था, ग्रीस और टर्की को इकोनॉमिक एड था, है ना। तो इतना याद रखना है। पाइवोट टू एशिया, बराक ओबामा की पॉलिसी थी, एशिया की ओर देखो। अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। वॉर ऑन टेरर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की फॉरेन पॉलिसी दुनिया भर में, यू नो, अमेरिका हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड देयरफॉर देयर पॉलिसी, देयर रिजीम्स पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इधर से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं।
यस, वर्ड सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी कब इंक्लूड किया गया, कहां, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। ये इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको और क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आधे संविधान को तो लगभग बदल दिया इस अमेंडमेंट ने। इंदिरा गांधी सत्ता के एकदम पावरफुल होके उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग बदल दिया था, और इसमें इसने इंक्लूड कराया सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, कौन से, 42nd अमेंडमेंट। आंसर इज 1976। 2-3 क्वेश्चन जो प्रियम्बल से आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं। पहला 26 नवंबर 1949 1949 क्या था, एडॉप्ट हुआ था भाई साहब, क्या चीज, प्रियम्बल। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल एडॉप्ट हुआ था। प्रियम्बल क्या कहता है, अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसको है, एक क्वेश्चन पूछता है, भारत के अंदर संप्रभुता, अंतिम संप्रभुता किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है भाई साहब, जनता के। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व है, वी द पीपल। तो भारत में जो संप्रभुता है वो व्यक्ति, जनता के पास है, जनता के पास उनके अधिकार हैं। 1-2 क्वेश्चन और इससे आता है, जैसे लैंडमार्क केस में यह कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाई साहब पार्ट ही नहीं है। बेरूबेरी यूनियन केस क्या कहा इसमें, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच हिस्टोरिक लैंडमार्क केस said that preamble is not a part of constitution, Beruberi Union case, but historic judgment in 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973, स्टेट ऑफ केरला 1973, 13 जज, समझ रहे हो, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 13 जज, इन्होंने क्या निर्णय दिया, प्रियम्बल भाई साहब पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिक इसलिए भी एक केस है, अभी रिसेंटली केशवानंद भारती जी का देहांत हो गया, एंड ही वाज द इडनीर मठ है उसके इंचार्ज थे ये केशवानंद भारती, और इन्होंने भारतीय संविधान के लिए बहुत लंबे टाइम में बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने ये जो केस की रूलिंग्स है जिसमें क्या दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से रिलेटेड है, अमूमन बीएचयू के एंट्रेंस में तो पूछता है, इट्स रिलेटेड टू केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973, एंड इन दिस ruling by the Supreme Court it is said that preamble, yes, it's a part of constitution, and parliament has extensive power to amend the Indian constitution providing that it does not interfere with the basic structure of Indian constitution। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय तो डिफाइन नहीं किया, सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया है, जिसमें आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म है, तमाम ऐसी चीजें हैं। ठीक है, 1973 केशवानंद भारती केस में ये मान लिया गया कि प्रियम्बल पार्ट है, बेरूबेरी यूनियन में कहा भाई साहब पार्ट नहीं है। ये होता है एक ऐसा देश जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जहां पे 1995 में एक और केस हो जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी का केस। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है इंटीग्रल पार्ट है, एकदम इंटीग्रल पार्ट है, बट it is not directly enforceable, it's not directly enforceable। So you have 3 important case here. First, Beruberi Union case, not a part of constitution, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कहा कि प्रियम्बल पार्ट है, और तीसरा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी 1995 का केस जो कहा इंटीग्रल पार्ट है बट इट्स नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। इस क्वेश्चन में आपको इन सब फैक्ट्स को अगर आप याद रखते हैं, ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में इधर उधर करके इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके वाज फाउंडेड, यह थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया था, ये हो जाएगा 1949। अभी जब हम पेरियार के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो इसको और स्पेशली डिस्कस करेंगे थोड़ा इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ है ना,
एग्जाम के लिए जो मेरे पास है, जो मैं चाहता हूं आपसे बताऊं क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो ये है कि 8 टोटल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। कितने हैं? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आप में से कोई अगर हमसे स्पीड में टाइप कर सकता है तो कमेंट में टाइप करे कौन कौन सा है। वैसे तो मैं बता ही रहा हूं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बना था, आपको पता है, कांग्रेस से अलग होके ममता बनर्जी। बहुजन समाज पार्टी द ग्रेट काशीराम ने स्टैब्लिश किया 1984 में। बीएसपी बना, नेशनल पार्टी है। बीजेपी 6 अप्रैल को बना था 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ठीक है, ये भी नेशनल पार्टी है, अभी तो रूलिंग पार्टी भी है सेंटर में। सीपीआईएम और सीपीआई, सीपीआई तो बहुत पुराना है भाई, 1925 का है, लेकिन सीपीआईएम जो है ना, ये आया था 1964 में। एक्चुअली हुआ क्या, आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था आईआर के क्लास में, 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद क्या हुआ, भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट थे उनमें क्या हुआ, एक तरीके का रशिया के तरफ एक का झुकाव रहा, एक का चीन के तरफ ज्यादा हो गया, तो बाद में पार्टी टूट गई। 1964 में एक नया पार्टी बन जाती है सीपीआईएम, और उसके बाद इंडिया ग्रैंड ओल्ड पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 28th ऑफ दिसंबर 1885। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कमेंट करिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, 28 दिसंबर 1885 हो गया। उसके बाद भाई साहब शरद पवार जी की पार्टी कौन सी है? एनसीपी 1999 में बने, और ये एनसीपी, और उसके बाद अभी रिसेंट में एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, कॉनराड सेंगमा की पार्टी है, 2013 में ही बनी थी। अब इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। अर्लियर इट वाज 7, अब 8 है ना। इतना तो पता चल गया। अब इससे और कुछ कुछ मैं बताता हूँ, फटाफट बताता हूँ, है ना, बहुत डिस्कस करना है, टाइम भी जा रहा है। देखो, 8 political parties that is recognized with the year of establishment is discussed here. Now the other point that needs to be mentioned is कि आपका, अब बताओ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा होता है ना कि इनका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस खत्म भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किए, किसी क्राइटेरिया की वजह से बने हैं ना, तो अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये हट जाएंगे। बट उसमें देखो एक क्लाउज है, अगर मान लो मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए, वो मान लो फॉलो उनका नहीं हो पाया, उसको नहीं कर पाए, तो क्या वो हट जाएंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से? हट जाएंगे। कब? 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस में, जब ये फॉलो नहीं कर पाएंगे तब। एक में होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस हुआ, क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ, चलेगा, पार्टी रह सकती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस के बाद अगर आपका यही परफॉर्मेंस है 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस में, तो आपको आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटस से आपको हटा दिया जा सकता है ना। और कुछ इंडिया की इंपॉर्टेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में आप जानते हो, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बनी थी। बिहार की 2 इंपॉर्टेंट और पार्टी है, एक आरजेडी श्री लालू प्रसाद जी की पार्टी थी, 1997 में बनी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी, और उसके बाद 1999 में, और फिर जेडीएस जनता दल सेक्युलर किनकी पार्टी है? एचडी देवगौड़ा साहब की, ये भी लगभग 99 में बनी थी। और आईएनएलडी कहाँ की पार्टी है? हरियाणा की, चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह, है ना, 1999 आईएनएलडी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन, अपने बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी, 1927, बहुत पुरानी पार्टी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, सीपीआईएमएल, ये बिहार में बना था, दीपांकर भट्टाचार्य ने बनाया था 1974 में। सीपीआईएमएल 1974 बिहार, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने बनाया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने स्टार्ट किया 1966, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब। ठीक है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया 1992 में। पूछ सकता है मैच दी कॉलम में 4 पॉलिटिकल पार्टी का। टीआरएस के चंद्रशेखर राव 2001 में बना,
है ना. These are the political parties, important political parties of India. 8 recognized political parties of India. Most probably question from NPP may surface in your examination. अब तो स्लाइड में जगह ही नहीं बता, नहीं तो मैं कुछ नियम्स बता देते आपको कैसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज नेशनल. यहाँ पे बताता हूँ. देखो, एनपीपी को ना 4 स्टेट में रीजनल पार्टी की स्टेटस मिल गई थी. 4 स्टेट में, अरुणाचल में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में. तो अगर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, अगर 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज कर दिए तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा. लिखने का स्पेस नहीं है, आप मैं आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, इफ यू कैन राइट इट डाउन. दूसरा क्या है, अगर आपको 6% या फिर 4 और उससे ज्यादा, अगर आपको स्टेट में 4 स्टेट में 4 और उससे ज्यादा स्टेट में अगर आपको 6% से ज्यादा वोट आते हैं और अगर 4 सीट आते हैं लोकसभा में, तो आप हो गए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. 4 सीट आना चाहिए, 6% से ज्यादा वोट आना चाहिए 4 स्टेट में कम से कम. ठीक है, अगर आपके जितने भी एमपीज होते हैं ना, इलेक्टेड एमपीज, उसके 2% एमपी अगर आपके पार्टी के हैं, 2% 3 स्टेट से हैं, तो आप क्वालिफाई हो गए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गए. बधाई हो आपको. तीसरा, आपको अगर 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है तो आप बन जाएंगे. ये क्राइटेरिया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए. अगर स्टेट के लिए देखें, स्टेट पार्टी कौन होता है, ठीक है, अगर 2 सीट लिया है कोई, 2 सीट एमएलए का 2 सीट अगर उसके पास है, और अगर एमएलए के इलेक्शन में 6% वोट है, 6% वोट और 2 सीट है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे. या अगर 1 सीट और 6% वोट एमपी के इलेक्शन यानी लोकसभा के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में है, तो भी हम रिकॉग्नाइज कर देंगे उसको. ठीक है, या अगर 3% सीट है, या 3 सीट में से जो भी 3% या 3 सीट में से जो ज्यादा होगा वो अगर है, तो भी हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी के रूप में. अगर 1/25 1/25 एमपी उसके स्टेट का अगर इसके पार्टी का है, तो भी हो जाएगा वो. और अगर एमएलए या एमपी किसी भी इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जनरल असेंबली के किसी इलेक्शन में अगर 8% वोट आ गया, 8% वोट टोटल वोट का, कास्ट वोट का, तो फिर क्या हो जाएगा? स्टेट पार्टी घोषित हो जाएगा. ठीक है, इतना तो समझ में आया ना आप लोगों को? स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, कितने रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है, बट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अभी हमने बात की. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में आता है, किससे? कमिटीज से. किससे आता है? कमिटीज से. कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. चलो कुछ कमिटी देखते हैं. पहला तो नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन. सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बोहरा कमेटी ने बताया था कि इस देश के अंदर राजनेता, क्रिमिनल और आपके ब्यूरोक्रेसी, तीनों के बीच में नेक्सस चल रहा है. ये डेमोक्रेसी की लूप होल्स है और यहां पे चल रहा है. ये बोहरा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि देयर इज ए नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस. देयर आर सम इंपॉर्टेंट कमिटीज आल्सो दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जाम, जो आते हैं. हम आज वही डिस्कस कर रहे हैं जो आता है, जो नहीं आता है वो है ही नहीं आज के एक्सप्लेनेशन में. ठीक है, पहला देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी. बहुत बार नाम सुन चुके हैं, बहुत एग्जाम में आ चुका है कि नहीं? बलवंत राय मेहता कमेटी. ये किस चीज से रिलेटेड था? 1957 में पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था, पंचायत राज समिति. ठीक है, दूसरा पुंछी कमीशन. मैच आना ऐसे आएगा ना कि मैच द कॉलम, बलवंत राय मेहता इधर सेंटर स्टेट, ऐसे वैसे कर. पुंछी कमीशन क्या था? 2007 में सेंटर स्टेट. सेंटर स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबको पता है, सरकरिया कमीशन. ये तो पता है ना जी, ये तो आपके आते ही है. सरकरिया कमीशन 1983 सेंटर स्टेट, पुंछी कमीशन सेंटर स्टेट, बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. और इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ी इतना ही है. और देखो क्या है, के संथानम आयोग, के संथानम कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. करप्शन के लिए आया था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शंस कमिटी बैठी थी. और इसके रिकमेंडेशन पे एक बॉडी बनी जिसका नाम है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1964 में.
किस आयोग के सिफारिश पे सीवीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड की, 1964 में के संथानम आयोग के सिफारिश पे हुई थी। यहां पे देखो अशोक मेहता कमेटी लिखा है, ये भी किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलवंत राय मेहता और सबने तो 3 लेयर की पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, लेकिन अशोक मेहता ने 2 टायर पंचायत की बात की। 2 टायर अक्सर अमूमन एग्जाम में नेट वेट सब में पूछता है। दो द्विस्तरीय, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है, पुंची कमीशन सेंटर स्टेट से, सरकरिया कमीशन सेंटर स्टेट से, संथानम आयोग सीवीसी से संबंधित है, और बोहरा समिति ने क्रिमिनल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बीच में नेक्सस है, ऐसा उसने अपने रिकमेंडेशन में कहा। अगर बात इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड करें तो 2 इंपॉर्टेंट समिति मैं यहां पे आपको बता देता हूं, लिख लो, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी कमिटी, and second is very important committee, almost you will face this Tarkunde committee, ठीक है, these are related to electoral reforms, you can find this in M Lakshmikant also, electoral reforms, Tarkunde, Dinesh Goswami, Santhanam, Sarkaria, Punchi, Balwant Rai, Bohra, these are the things that you need to remember. Okay, now moving ahead, आगे बढ़े ना। Which of the following is the credo of law, यहाँ तो आधा ही है भाई, post behavioralism, just a second, see this is credo of post behavioralism। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना एक आया क्रांति जिसको कहते हैं व्यवहारवाद की क्रांति, का नाम सुने ना हिंदी वाले, बिहेवियरलिज्म, है ना। ये क्या किया ना, बहुत ज्यादा साइंटिफिक साइंस की ओर मोड़ दिया, किसको, पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल। हम लोग कैसे, 2 चीज होता है ना, व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट इज, 2 चीज होती है, एक्चुअल में क्या है और क्या होना चाहिए। तो जो क्या होना चाहिए, अभी तक प्लेटो अरस्तु सब तो यही बात कर रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए, जो है आइडिया ऑफ स्टेट ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्यवहारवाद ने कहा यार ये तो बहुत हो गया कि कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस को ये भी स्टडी करना चाहिए कि कैसा है, व्हाट इज, ठीक है। तो वैल्यू न्यूट्रलिज्म की बात किया किसने, बिहेवियरलिज्म ने, साइंटिफिक मेथड की बात किया, लेकिन इतना ज्यादा साइंटिफिक हो गया, वैल्यू न्यूट्रल हो गया कि जो लोग व्यवहारवाद को स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप देखेंगे डेविड स्टन, इसको आप बिहेवियरलिज्म में भी पढ़ेंगे और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, जिन लोगों ने स्टार्ट करा ना बिहेवियरलिज्म को, उन्होंने ही चैलेंज करना शुरू किया और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को स्टार्ट किया, ठीक है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को स्टार्ट किया। इसमें कहा कि फैक्ट और वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, जितना तथ्य उतना मूल्य, ठीक है, तथ्य और मूल्य दोनों की जरूरत है पॉलिटिकल साइंस को, फैक्ट और वैल्यूज दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उसका नारा क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का नारा क्या है, उसका है रेलिवेंस एंड चेंज, या फिर इसको आप कह सकते हो रेलिवेंस और एक्शन, 2 इंपॉर्टेंट पिलर पे बेस्ड है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, रेलिवेंस एक्शन, रेलिवेंस एक्शन, और ये चेंज की तरफ क्या है, उन्मुख है, कौन, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म ज्यादा वैल्यू न्यूट्रल है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म, कमेंट करो। चलो, तो ये जो बिहेवियरलिज्म था इसके क्रिटिक थे, एक आदमी एक क्रिटिक किया जिसका नाम था थॉमस कुन, इफ आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली, और इनका एक बुक है, आप एग्जाम में देखे होंगे, अभी आप रिलेट कर पाओगे, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पूछता है किसकी किताब है, एक 1 मार्क्स के एमसीक्यू में दे आस्क whose book is this, the structure of scientific revolution is written by whom, it was written by Thomas Kuhn in the year 1962, याद रहेगा, इसने क्या किया था, बिहेवियरलिज्म का क्रिटिक किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, yes, which of the following is a libertarian thinker, लिबर्टेरियन, लिबरल नहीं, वो अलग होते हैं, लिबर्टेरियन,
आप इसको जस्टिस का जब कॉन्सेप्ट ओपी गावा एंड्रे हेउड के बुक्स को देखोगे ना, तो इसमें अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशंस को पाओगे। तो इसमें हमें पूछा है कि कौन सा लिबर्टेरियन थिंकर है। जाहिर सी बात है नॉजिक होगा। अब क्यों होगा, अभी इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो लिबर्टेरियन कौन होते हैं। सबसे पहले लिबर्टेरियन जो होते हैं वो मिनिमल रोल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, खासकर इकोनॉमिक पोजीशन में मिनिमम रोल ऑफ स्टेट, या फिर आप कह सकते हो नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट, ठीक है, यानी स्टेट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, ठीक है, और इकोनॉमी फ्री हैंड होना चाहिए, उसमें भी स्टेट इंटरफेरेंस ना करे। क्लासिकल लिबरलिज्म इसी के तरह है। तो ये मिनिमम रोल ऑफ स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट की तरह बात करते हैं कौन, लिबर्टेरियन थिंकर कहते हैं, ठीक है। साथ में ये राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं कौन, लिबर्टेरियन थिंकर। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। और ये वेलफेयर स्टेट के पक्ष में कि विपक्ष में, कमेंट करो। वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य के पक्ष में होंगे कि विपक्ष में होंगे, वेदर दे विल सपोर्ट वेलफेयर स्टेट और नॉट। अरे कैसे करेंगे वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट, नहीं करेंगे ना। क्यों, वेलफेयर स्टेट में तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है हर चीज में, और ये कहते हैं कि इंटरफेयर नहीं करना है, तो वेलफेयर स्टेट के खिलाफ है कौन, लिबर्टेरियन थिंकर। दो इंपॉर्टेंट हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग नॉजिक और दूसरे हेयक, फेडरिक हेयक, ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है। नॉजिक अमेरिकन, नॉजिक की किताब देखो एग्जाम में पूछता है। अभी आप रिलेट करेंगे कि अरे यही सब तो एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है, तो और कहां से आएगा। देखो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, दिस इज द बुक रिटन बाय नॉजिक। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखा। और इसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया किसको, एक व्यक्ति बहुत आदरणीय फिलोसोफर जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स की बुक क्या थी, थियोरी ऑफ जस्टिस। बीएचयू के हर एग्जाम में पूछेगा थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा, जॉन रॉल्स ने लिखा 1971 में। और 1974 में इसी किताब का क्रिटिक किया किसने, रॉबर्ट नॉजिक ने, ठीक है। और रॉबर्ट नॉजिक अल्टरनेटिव भी देते हैं रॉल्स थ्योरी के, ठीक है। चलो जॉन रॉल्स के बारे में एक क्वेश्चन क्वेश्चन अब आगे जॉन रॉल्स पे कभी बताएंगे। बस व्हील ऑफ इग्नोरेंस किससे रिलेटेड है पूछता है, ठीक है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल फिलोसोफर, इट्स रिलेटेड टू जॉन रॉल्स। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इज द फेमस बुक ऑफ रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। अब देखो विल चेम्बरलिन, ये बहुत बड़े वो हैं बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देता है कौन, नॉजिक। नॉजिक क्या कहते हैं, कहते हैं मान लो कि विल चेम्बरलिन अपने प्रतिभा की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स टैलेंट, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ इट्स इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड ऑल द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, अगर वो अरबों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है, तो सरकार जो होती है ना गवर्नमेंट, उसका कोई हक नहीं बनता है कि उस पर टैक्स लगाए, क्योंकि उसने अपने मेहनत पे अर्जित किया उस संपत्ति को, ठीक है। उस पे उसका पूरा अधिकार है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी राइट्स को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सिक्योर्ड होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टी राइट्स होनी चाहिए। टैक्स के खिलाफ है कौन, रॉबर्ट नॉजिक। हेयक लिबर्टेरियन थिंकर, टैक्स नहीं लगाओ यार, वो अपने इच्छा से कमाया है, टैक्स लगाओ तो इनवॉलेंटरी होगा, वॉलेंटरी तो वो कोई चाहेगा नहीं कि हम पे टैक्स लगाओ, ठीक है। ये चीज है। अब तो इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरे चीजों को हम देखते हैं, लेकिन बताते हैं कि जैसे सिंगल सोर्स ऑफ वाटर है, सिंगल सोर्स ऑफ वाटर, उस पर थोड़ा लॉ रेगुलेशन होना चाहिए था, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ वाटर है, तो उस पर कानून लगना चाहिए ताकि सब क्या कर सके, पानी का उपयोग कर सके, ठीक है। नहीं तो कोई एक का ही प्रॉपर्टी हो जाएगा वो, तो सब लोग क्या करेंगे, प्यासे मर जाएंगे, राइट। तो दैट्स वाई व्हाट रॉबर्ट नॉजिक सेड कि एज लॉन्ग एज वॉलेंटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, टैक्सेशन के खिलाफ है, वेलफेयर स्टेट के खिलाफ है। बट अगर कोई सिंगल सोर्स है तो उस पर कहते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, अदरवाइज सारे लोग मर जाएंगे ना। तो इसलिए सिंगल सोर्स ऑफ वाटर और विल चैम्बरलिन का उदाहरण देते हैं, इसको आप समझ लो। आपको एग्जाम में पूछेगा विल चैम्बरलिन का उद्घाटन मतलब एग्जाम्पल किस चीज के लिए रॉबर्ट नॉजिक यूज करते हैं, एनार्की स्टेट यूटोपिया में यूज करते हैं। जॉन रॉल्स की बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट मोरल फिलोसफी, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जॉन रॉल्स, डिफरेंस प्रिंसिपल्स। आगे पढ़ते हैं। हाँ हेयक की किताब के बारे में बता दें आधे, तो हेयक जो है ना उसका तो छूट ही गया,
हेयक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है, इसकी किताब का बस नाम याद रखो, काम चल जाएगा। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये भी लिबर्टेरियन थिंकर है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ठीक है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, पूरा किताब का नाम याद रखोगे तो और अच्छा है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस किसकी किताब है? हेयक की, सोशल जस्टिस के खिलाफ है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस इज अ बुक रिटन बाय हेयक। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, बोर हो रहे होगे आप लोग भी ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कैबिनेट गवर्नमेंट? कैबिनेट गवर्नमेंट बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग से क्या क्या क्वेश्चन आता है फटाफट हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, किसने कहा था कि इंडियन फेडरेशन इज अ फेडरेशन centralizing tendency? Centralizing tendency, Indian Federation is a federation with a centralizing tendency। तुरंत आपको क्लिक कर देना है आइवर जेनिंग पे, ठीक है। इंडियन फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग का एक और स्टेटमेंट है, किससे रिलेटेड? प्रधानमंत्री को लेके। आप जब लक्ष्मीकांत की बुक पीएम वाला देखोगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अमूमन एग्जाम में आपके आते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आइवर जेनिंग कहते हैं इंडियन फेडरेशन इज ए फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इनकी बुक है कैबिनेट गवर्नमेंट। ये कहते हैं पीएम इज ए सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व। आपको सोलर सिस्टम ऐसा ही होता है ना, सन के अराउंड ही तो प्लैनेट घूमता है। सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व, ये किसका स्टेटमेंट है? पीएम इज ए सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व, आइवर जेनिंग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज ए की स्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इन्हीं का स्टेटमेंट है, की स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक स्टेटमेंट है, ऑल रोड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल रोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन leads to prime minister. I am sorry for being boring or like it, just because today is the factual class only and you just need to understand only the important facts that come into your exam. So I may sound like boring, but please cooperate, please concentrate. These are the questions that usually come. Believe me and make your notes and compare after your examination, and you will find this very helpful for your exam. ये सब किसने कहा है? आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग की बुक कैबिनेट गवर्नमेंट। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, फेडरेशन की बात आई, ठीक है ना। फेडरेशन फोएडस शब्द से बना है, किस शब्द से? फोएडस शब्द से बना है। इंडियन फेडरेशन के बारे में, यानी कि भारतीय संघ के बारे में, भारतीय संघवाद के बारे में किसने क्या कहा, अमूमन एग्जाम में आता है। केसी वियरे ने कहा क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक। क्वासी फेडरल, किसने क्या कहा? केसी वियरे साहब ने कहा क्वासी फेडरल। मॉरिस जोन्स, दूसरे नाम आते हैं, मॉरिस जोन्स, ये कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्या कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रैनविली ऑस्टिन, भारतीय संविधान का बहुत अध्ययन किया इन्होंने, ग्रैनविली ऑस्टिन ने, इन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारत के फेडरलिज्म के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, सब के सब, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलो, इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? एनीवन कैन रिप्लाई or say something? Yes, sir. Yes, sir. चलो फाइन। सो दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चन दैट कम इनटू योर एग्जाम। अगर आप इसको ध्यान में रखते, देखो इसी को मैच करने के लिए देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये दे देगा किसने कहा, ये बुक का नाम दे देगा आपको, ठीक है। ये देगा कि लिबर्टेरियन कौन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लिबर्टेरियन की कैरेक्टरिस्टिक्स जेएनयू में पूछ सकता है, मैंने बता दिया। विल चैम्बरलेन का नाम कौन लेता है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का नाम कौन लेता है, ये भी बता। एनार्की स्टोप किसकी किताब है, ये भी बता दिया। हेयक की बुक बता दी, नॉजिक की बुक बता दी, और क्या, है ना। डेविड स्टन, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इंपॉर्टेंट कमिटीज मैंने आपको अभी शेयर करी, बताई। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज कब क्या फॉर्मेशन हुई, इसको मैंने बताया। ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, और कुछ थोड़ी आता है, यही सब आते हैं एग्जाम में। इसी को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, कुछ लोग
एंट्री करना चाह रहे हैं, लेट मी एंटर देम। अब संभव भी नहीं है, इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि अभी इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू सेंड देम लिंक्स एंड गेट देम इनटू। फाइन, चलो एक यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ मतलब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक नाम आ रहा है ना एसी फाइनर का, ये भी एक दो एग्जाम में पूछा है क्या, अभी बताता हूँ। फाइनर से दो चीज एग्जाम में आएगा, फाइनर से ऐसी फाइनर नाम के इस व्यक्ति से दो चीज एग्जाम में आएगा, अभी बता देता, एग्जाम के बाद फिर रिकॉल करना कि सर ने बताया था क्या। पहला, फाइनर ने प्रेशर ग्रुप दबाव समूह के बारे में क्या कहा था, ये एक एग्जाम में आएगा। इन्होंने कहा था अदृश्य साम्राज्य, इनविजिबल एम्पायर। हु सेड प्रेशर ग्रुप इज इनविजिबल एम्पायर, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब तो आप लोग जितने हो ना, जितने भी लोग लाइव हो, ठीक है, वो इसको तो सही करने वाले हैं, है ना। और फाइनर की एक और चीज सही करने वाले हैं एग्जाम में पक्का, और वो क्या है, फाइनर ने एक स्टेटमेंट दिया है सिविल सर्विस पे, उसकी डेफिनेशन तैयार की सिविल सर्विस की, जिसमें उसने कहा इट्स अ प्रोफेशनल, आप लोग भी बोलो जहां पे भी बैठे हो ना, आप लोग भी जोर से बोलो, घर वाले भले ही गुस्सा करें। प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल, इट्स अ परमानेंट, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड, पेड एंड स्किल्ड। नाउ दिस डेफिनेशन विल सर्टेनली कम इन योर एग्जाम। हु सेड दिस, सिविल सर्विस के बारे में फाइनर ने कहा। किसने कहा, अदृश्य साम्राज्य, इनविजिबल एम्पायर, फाइनर ने कहा, ठीक है, ये फाइनर से रिलेटेड था, ये मैंने आपको भी सोचा बता दूं। चलो एशियान से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल नॉर्म ऑफ एशियान, यानी एशियान कैसे काम करता है, उसकी तरीके क्या है काम करने के लिए। कंसेंसस है ये पहला, कंसल्टेशन और कंसेंसस से करता है, ठीक है, अभी बताता हूं क्या होता है, क्या है कहानी। ये भारत है ना, यहाँ पे म्यांमार हो गया, फिर इधर इधर इंडोनेशिया हो गया। देखो क्या है ना, ये जो भारत है ना, इंडिया, इसके ईस्ट में, दीज आर ईस्ट, कुछ देश हैं, और ये साउथ एशिया में हम लोग आते हैं। ये जो देश हैं इधर के, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और खासकर इसके 10 देश बहुत डोमिनेटिंग है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बनाया 1967, 8 अगस्त, ये भी पूछेगा कितने अगस्त को, 8 अगस्त को। 8 अगस्त वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना हम भारतीयों के लिए, कमेंट करो क्यों इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1967, ठीक है, इस दिन स्टैब्लिश्ड हुआ था क्या चीज, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता देता हूं क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको पता रहना चाहिए। पहला बात तो समझ गए, कब बना, 8 अगस्त 1967। इस किस डिक्लेरेशन से बना, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना था, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, right? So by which declaration, Bangkok declaration. Now there were 5 starting member, 5 only. This is something that get confused. इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि it's very impossible to remember the name, but once you understand the concept IMPST, इसमें कौन कौन से देश, शुरू में शुरुआती कौन कौन से देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया,
5 देश सबसे पहले आए, अब 5 बाद में जुड़े हैं, याद रखो। एशियान में 5 पहले 5 बाद में जुड़े, ठीक है। डिसीजन कंसेंसस के आधार पे लेता है, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इट वाज established 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। सिंगापुर एंड थाईलैंड, याद रहेगा। IMPST, आई एम पॉलिटिकल साइंस टीचर, ठीक है। दिस इज द 5 I am political science teacher is the 5 nation that was the initial member which has signed Bangkok Declaration. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। मेरे साथ रिपीट करो जहां पे भी हो आप, है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, 2 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। इसके बाद 1984 में आया ब्रुनई, इसमें जुड़ता है 1984 में। 1995 में वियतनाम आता है ना। 1997 में 2 आता है, लाओस और म्यांमार 97 में, और 1999 में कैम्बोडिया। हो गया 5, 2 और 3 5, और उधर 5, ये 10 हैं टोटल, 10 का दम एशियान, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था एशियान का? बाली में हुआ था। बाली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट समिट किसका? एशियान का। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियान का? जकार्ता में। जकार्ता नहीं, जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है आप लोगों को, और यही तो चाहता है एग्जाम वाला कि कंफ्यूज कर दे, लेकिन पढ़े रहोगे तो कैसे कंफ्यूज होगा। सेक्रेटरी जनरल जो होता है एशियान का, दैट सेक्रेटरी जनरल पोस्ट रोटेट्स अमोंग द मेंबर अल्फाबेटिकली आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 1 2 3, 2 years। यहाँ पे एक पॉइंट बन गया ना एग्जामिनर के लिए। सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट अल्फाबेटिकली चेंज होता है हर दूसरे साल, राइट। एशियान से रिलेटेड ये है। एक और बात है, हमने अभी बात की ना भारत से पूरब की ओर, है ना, भारत से पूरब की ओर। भारत माता क्षमा कर, गलत नक्शा बन गया। चलो देखो, पूरब की ओर देखो, ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। आपको पूछा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, और इसमें क्या पूछा जाता है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी का अनावरण किया था? विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डॉक्ट्रिन लुक ईस्ट पॉलिसी? पूरब की ओर देखो, इसमें जापान भी आता है और चाइना भी खैर आता है, बट इधर साउथ ईस्ट एशियन के लिए भी बनाया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी। एंड सो लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखे, पीवी नरसिम्हा राव वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 1992 लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1992 में आई थी। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 1 साल पहले ही एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था। भारत के वित्त मंत्री उस समय फाइनेंस मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह थे। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में आया था, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके रिजीम में? पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, इसको ना अपने नरेंद्र मोदी साहब ने एक्ट ईस्ट में बदल दिया 2014 में। आपको पूछ सकता है लुक ईस्ट से रिलेटेड पीवी नरसिम्हा राव और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इतना तो याद रहेगा ना जी, आसान है, समझना है बस। एक बार याद किया, कॉपी में नोट डाउन किया, सारा कुछ बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब इससे 1-2 बात और है। एक है ना एशियान +3, ये पूछ देगा +3 में कौन सा कंट्री है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं ना, जहां पे कुछ संभावना रहे। एशियान +3 में क्या है, कमेंट करेगा कोई? चाइना है भाई साहब, जापान है, साउथ कोरिया है, राइट। सो दीज आर द कंट्री इन एशियान +3। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज VVI, यूजुअली एग्जाम आता है। एक और चीज है इससे रिलेटेड, यहीं पे बता देता हूं, मिलान एक्सरसाइज। ये भारतीय लोग, इंडिया करती है एशियान के साथ मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज है एंड इंडिया डज विथ एशियान, ओके। मिलान एक्सरसाइज इंडिया और एशियान, एशियान +3, चाइना, जापान,
साउथ कोरिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया. Okay, India signed a free trade agreement with this Asian country in 2009. ठीक है, बट स्टिल अभी इसने एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है 16 देशों का, अभी 15 ने साइन किया है. इंडिया इज नॉट साइंड आरसीईपी, समडे लेटर. ठीक है, सम क्वेश्चन अलग से इसको पढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ जाए, दिक्कत हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. 2002 एक वो साल है जो इंपॉर्टेंट है, यहां से शिखर वार्ता शुरू हुई. हर शिखर वार्ता शुरू हुई किसके बीच? इंडिया एशियान के बीच. ठीक है, 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2002 में शिखर वार्ता, और 1992 में इंडिया को एशियान का रीजनल डायलॉग पार्टनर बनाया गया. 1992 में इंडिया को रीजनल डायलॉग पार्टनर और परमानेंट डायलॉग पार्टनर 1996. याद रखो, कोई उपाय नहीं है याद रखने के अलावा. 1992 रीजनल पार्टनर, 1996 फुल डायलॉग पार्टनर. रीजनल डायलॉग पार्टनर 1992, 1996 कंप्लीट डायलॉग पार्टनर. 2002 से हमने शिखर वार्ता शुरू की, 2009 से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. आरसीईपी पे हमने साइन नहीं किया है. एशियान +3 में 3 ऐसे देश हैं, आप लोग कमेंट करो कौन से हैं. लुक ईस्ट पॉलिसी किसकी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसकी है, ये भी आप करो. एशियान के हेडक्वार्टर का है, कमेंट करो. सेक्रेटरी जनरल कितने सालों में पोस्ट बदलता है? 2 सालों. ठीक है, आगे बढ़े. समझ में आ रहा है? इज इट clear to all of you? Please someone, is it clear? Should we proceed? Yes, sir. Fine. थोड़ा फैक्ट डिस्कस करना is so boring exercise, but still I will try my best to make it interesting. See, which of the following declare that political theory is dead? लो, बहुत बड़ी बात कह दिया यार. Political theory is dead. ये दरअसल लैसलेट से होगा, थोड़ा लैसलेट से होगा. देखो क्यों, ये लिख लो, फटाफट लिखो. पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में 4 स्टेटमेंट लिखो. डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसने कहा? डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये कहा पीटर लैसलेट ने. किसने कहा? पीटर लैसलेट. यही डिमाइस का मतलब ही यहाँ पे डेड दे दिया है, थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ हो गया. डिमाइस किसने कहा? पीटर लैसलेट. डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये भाई साहब एक स्टेप आगे बढ़ गए. इनका क्या नाम है? रॉबर्ट डेल. कौन है? रॉबर्ट डेल. ओके. थर्ड, रिसर्जेंस पॉलिटिकल थ्योरी. मैच द कॉलम आएगा भाई. रिसर्जेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, कंफ्यूज नहीं होना है. वॉगलिन, वॉगेलिन, राइट. डेल, राइट. लैसलेट, राइट. वन मोर, हाउस. ये तो अति हो गया. डॉग हाउस, राइमर. ठीक है, देयर इज नो सच ट्रिक राइट नाउ. डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पीटर लैसलेट ने कहा. डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रॉबर्ट डेल ने कहा. रिसर्जेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वॉगलिन. पॉलिटिकल थ्योरी इज डॉग हाउस, राइमर ने कहा. दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट यू नीड टू नो. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आता है, दोज हु आर ए पार्ट ऑफ रेगुलर कोर्स उनको वसुधा मैम ने स्टडी मटेरियल भेज दिया है. पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड आपका जो डिक्लाइन एंड डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, प्लीज रिवाइज दैट. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपका, इससे कौन कौन रिलेटेड है? एक तो डेविड स्टन साहब है, आपको दे देगा कौन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना. डेविड स्टन है, ठीक है. एल्फ्रेड कोवेन, ही इज आल्सो देयर. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट. ओके. पीटर लैसलेट है ही, डिमाइस कहता है पीटर लैसलेट. ओके. डोंट कंफ्यूज विथ एंड ऑफ आइडियोलॉजी. That's another thesis which we will study when we will study Daniel Bell 1960. ठीक है, डेनियल बेल 1960 में बताते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी. ये अलग थीसिस है, ठीक है ना.
इसको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी पॉलिटिकल थ्योरी का डेथ, डिमाइस, रिसर्जेंस और डॉग हाउस में चले गया। ये कौन कहता है? राइमर। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। स्पेस है कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। 13 क्वेश्चन। सो वी आर सो स्लो, स्टिल देयर इज लॉट टू बी। चलो एक दो तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी हमको जानना है, बट एक चीज जान लो पहले, कुछ किताबों के बारे में जान लो। बियॉन्ड आइडियोलॉजी, एग्जाम के बाद ना नोट्स मैच करेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर से, ठीक है? बीएचयू, जेएनयू, डीयू, हैदराबाद, एनटीए, नेट, कुछ भी। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, uh, 1967। किसने किताब है? बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक है डेंटे जर्मिनो। ये एग्जाम में आता है। किसकी बुक है? ये क्या बात कर रहे हैं रिवाइवल की? तो आपको देगा डिक्लाइन से रिलेटेड है जर्मिनो, तो नहीं भाई, नहीं है। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जर्मिनो, डेविड स्टन, एल्फ्रेड कॉमन, पीटर लैसलेट, राइमर, वॉगलिन, बेल, लैसलेट। चलो इसमें और भी बहुत कुछ है, बट समझने लायक, बट थोड़ा स्पीड अप करते हैं। चलो, समझ में आया ना? पॉलिटिकल थ्योरी से आपको जो चीज पढ़ना है वो है डेथ, डिक्लाइन, ये सब आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब है who among the following was the chairman of the committees on minority rights। देख लो, एक बात तो समझ जाओ, 8 टोटल मेजर कमिटी था कॉन्स्टिट्यूशन का। माइनर तो बहुत थे, 8 मेजर कमिटी था। पिछले साल के जेएनयू पेपर में आया है, उससे पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया है कमिटीज से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमिटीज। आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमिटीज याद रखने, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूं, थोड़ा आसान बना देता हूं, इंटरेस्टिंग बना देता हूं, ताकि आपको याद रह सके। चलो बात करते हैं 8 मेजर कमिटीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थी। पहला देखो, बात करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी कौन बने? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने ना। तो नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने, तो यूनियन से रिलेटेड जो कमिटीज थी उसको खुद हेड कर रहे थे, ठीक है? जैसे यूनियन पावर कमिटी इन्हीं के हाथ में था। अगर जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो ये सब अपने पास ही रखना पड़ेगा ना। तो यूनियन पावर हो गया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। काहे के लिए किसी को देंगे? खुद ही रखे थे, ठीक है? यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेट्स कमिटी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसमें स्टेट कमिटी जो है ना, ये नेगोशिएशन विद स्टेट्स है, कि सेंटर कैसे नेगोशिएट करेगा। तो ये भी तो उन्हीं के हाथ में रहेगा, नेगोशिएशन विद स्टेट्स, ठीक है? तो 3 कमिटी नेहरू जी हेड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर कमिटीज, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट्स कमिटी। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे भारत के पहले, और प्रधानमंत्री थे और यूनियन से रिलेटेड उनका ज्यादा है, तो वो यूनियन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स के कमिटीज के चेयरमैन है, ठीक है? जो यूनियन से रिलेटेड है। दूसरे इंपॉर्टेंट कौन थे भारत में? गृह मंत्री सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी किससे रिलेटेड थे? आपको पता है, देसी रियासतों से रिलेटेड थे। तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में इनका योगदान था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल साहब की हुई ना, अध्ययन था सारे रियासतों के बारे में, तो प्रोविंस के बारे में सरदार पटेल है। साथ में एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। माइनॉरिटी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, इसके भी कमिटी के चेयरमैन थे। कौन? पटेल साहब। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अच्छा चलो, ड्राफ्टिंग कमिटी के कौन थे? सबको पता है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, है ना? 7, ठीक है? चलो, नेहरू साहब किस चीज के थे? आप लोग रिपीट करोगे मेरे साथ ना, जहां पे भी बैठे हो, रिपीट, प्लीज रिपीट। नेहरू यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, अभी याद कर लो, बाद में छोड़ना नहीं है।
यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट कमिटी नेगोशिएशन विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू. यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू. सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल. एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, minorities and excluded tribal areas Sardar Patel. Drafting committee Dr. Ambedkar. These are the 8 major committees of the Indian Constitution that you need to remember, right? And who among the following was the chairman of the Committee on Minority Rights and Constitution? Sardar Patel. Okay. अच्छा कितने हुए यार? 1 2 3 4 5. अच्छा 7 ही कमिटी हुए ना, 3 नेहरू जी से रिलेटेड, पटेल साहब से 2, 5, एक ड्राफ्टिंग कमिटी हो गया 6, 2 कमिटी और बच गया ना. 2 थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, इनके हाथ में 2 कमिटी थी. 3 लोग मिला के कमिटी संभाल रहे थे, नेहरू साहब, पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, अंबेडकर साहब तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही. एक था रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कानून कौन बनाएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर किस प्रक्रिया से रूल्स क्या बनेगा. और स्टीयरिंग कमिटी, इस दोनों कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के डॉक्टर अंबेडकर थे, और सरदार पटेल साहब थे 2 कमिटी के, नेहरू साहब थे 3 कमिटी के. याद रहेगा आप लोगों को? Just give me a minute, huh? So fine, we are 15 here, right? 27 of us is there. Fine. Uh, 8:30 तक करते हैं आज, है ना? और बहुत कम ही हो पा रहा है, इस हिसाब से तो बहुत कम हो पाएंगे आज. Still, facts are important examination points here. We cannot skip those important points. That's why I'm discussing everything in detail. Now, screen is visible, right? Is it visible or not? Not visible. Now is it visible? हाँ भैया. फाइन. चलो, हमने अभी मेजर कमिटीज के बारे में पूछा. जेएनयू 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है. इस बार से अगर स्टीयरिंग कमिटी पूछ देता है, रूल्स प्रोसीजर कमिटी पूछता है, तो गलत मत करना आप लोग ना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द चीफ एग्जीक्यूटिव इज प्लूरल. या फिर इसको अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करें तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव किस देश से संबंधित है? कमेंट करो. स्विट्जरलैंड. प्लूरल. स्विट्जरलैंड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या नाम है आपका? कौन आंसर कर रहा है? विनय. विनय जी, बढ़िया. ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है आपका स्विट्जरलैंड की. ये इंपॉर्टेंट फीचर है. स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. आपको पता है इट्स अ कंट्री ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड गुड चॉकलेट्स. इट्स अ कंट्री ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? यहाँ पे क्या है ना, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड की, उसमें लगभग 3 चैप्टर्स एंड इट इंक्लूड्स 123 आर्टिकल्स, वेरी लेस. एंड इट वाज इन 1971 ओनली जब क्या दिया गया था, वुमेन को वोटिंग राइट्स. हमने कब दिया था वुमेन को वोटिंग राइट? हमारा तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज़ादी से ही शुरू है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना. 1971 में और 1972 में कॉन्टेस्ट इलेक्शन का अधिकार दिया. बताओ, इतना पीछे हैं ये लोग, है ना. चलो, और क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सिस्टम है ना स्विट्जरलैंड की, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है.
इसकी सिस्टम ना तो यूएस मॉडल से है, यूएस यानी यूके मतलब पार्लियामेंट्री और यूएस मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक सिस्टम, और पार्लियामेंट्री यानी संसदीय व्यवस्था, दोनों में से मैच नहीं खाता है, अलग ही है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक टर्म है लैंड्स जिमेंडे, किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड। ये एक तरीके का ओपन पार्लियामेंट है, ओपन पार्लियामेंट होती है, यहाँ पे बहुत सारे जनता जो होते हैं डेलिबरेट करते हैं किसी कानून पे, ठीक है। तो इसको लैंड्स जेमेंडे कहते हैं। पूछता है किस देश से संबंधित है? ओपन स्पेस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसीज आर डिस्कस्ड। सबसे जो छोटा इकाई होता है ना, वो अपने प्लेटफॉर्म के तरह, इसका नाम है कम्यून। सबसे छोटा जो प्लेटफॉर्म होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है स्विट्जरलैंड के सिस्टम में, वो कम्यून होती है, ठीक है। और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करता है ना, वहां का लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है, उस पर जनमत संग्रह अनिवार्य होता है, रेफरेंडम। कितना जनता को अधिकार है यार, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तो जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड फेडरेशन से ज्यादा उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। कन्फेडरेशन, स्विट्जरलैंड इज ए कॉन्फेडरेशन, जिसमें कितने 22 कैंट्स होते हैं, कैंटोनमेंट्स। 19 फुल कैंट्स हैं और 6 हाफ कैंट हैं। बीएचयू वाले ध्यान रखोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, कितने कैंट होते हैं? 22, 19 फुल 6 हाफ, ठीक है। और इनका रिप्रेजेंटेशन फिर अलग तरीके से फिर होता है उनकी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में। इनका संविधान जो है वो 12 सितंबर 1848 को बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 सितंबर 1848 इनका संविधान बना था। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अभी आगे के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया है, स्विट्जरलैंड के संविधान के अंदर कैबिनेट का जो मेंबर होगा, याद रखो, या जो एग्जीक्यूटिव होगा, उसको लेजिस्लेचर का मेंबर होना अनिवार्य नहीं है। दैट मीन्स दैट एन एग्जीक्यूटिव need not to be a member of legislature. This is similar in case of United States of America also, but this is not with the case with India. हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दे पार्टिसिपेट इन लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। देयरफॉर ये पहला मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर क्या होता है, यहाँ का जो कैबिनेट होता है वो लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होता है, और लेजिस्लेचर जो इनकी होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव के अधीन होती है। Who is more powerful in स्विट्जरलैंड? एग्जीक्यूटिव, और बाद में तो जनता ही है मेन। तो 4 सालों के लिए कैबिनेट इनकी बनती है। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, 4 years। रेसिडुअल पावर किसको है भारत में? रेसिडुअल पावर किसको है? कमेंट करो। रेसिडुअल पावर किसको है स्विट्जरलैंड में? रेसिडुअल पावर कैंटोन्स को है, बट कैंट्स अलग नहीं हो सकते हैं, ये इनके अधिकार नहीं है। स्विट्जरलैंड के संविधान कहता है कैंट स्विट्जरलैंड से अलग नहीं हो सकता है। और यहाँ लगभग हम लोग डबल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ये ट्रिपल सिटीजनशिप देता है। आप तब तक कमेंट करो सिंगल सिटीजनशिप का एक एग्जाम्पल और डबल सिटीजनशिप का एक एग्जाम्पल। 3 तरह का सिटीजनशिप होता है, एक तो कम्यून का होता है इनका एक स्टेट का होता है, एक फेडरल इनका होता है। 3 सिटीजनशिप इनका लगभग होता है। और कोई भी कानून पे जनमत संग्रह अगर कराना है तो 50,000 लोग अगर इकट्ठा हो जाए, साइन कर दे किसी पेपर पे, तो जनमत संग्रह हो सकता है। या अगर इनके 8 कैंटोनमेंट्स प्रपोजल रखते हैं तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बॉटम अप अप्रोच, जनता अगर चाहेगी तो संविधान खुद भी बदल सकती है, किसी के आसरा रहने की जरूरत नहीं है। 50,000 लोगों को साइन करने की बस जरूरत है और फिर हो गया काम, ठीक है। समझ में आया? और इनकी जो ये है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट इनका है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, कैंटोन्स कितने हैं 22, 19, 6, 12 सितंबर 1848 को। लैंड्स जेमिडे के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जनमत संग्रह करवा सकते हैं 50,000 लोग, और 8 कैंटोन्स अगर चाहें तो क्या हो सकता है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है। और कोई भी संविधान संशोधन अगर होता है, जनमत संग्रह अनिवार्य है। वोटिंग एज 20 साल, वोटिंग एज 20 साल, ठीक है। और इनका जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव मैंने बताया ना, वो एक्चुअली क्या होता है, ये इनका फेडरल काउंसिल होता है,
7 सदस्यों का। प्लूरल एग्जीक्यूटिव में फेडरल काउंसिल में 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7। और इनकी इलेक्शन कैसे होती है? लिस्ट सिस्टम से। हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल सिस्टम आगे के क्वेश्चन में, तो हम लोग अलग अलग सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये लिस्ट सिस्टम से इनका सिलेक्शन होता है, लिस्ट सिस्टम से, ठीक है। और यहाँ पे 7 लोग होते हैं फेडरल, 7 सदस्य होते हैं फेडरल काउंसिल में, 7 मेंबर, ठीक है। इनका टर्म कितना है? 4 साल। यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो टर्म होता है स्विट्जरलैंड में 4 सालों के लिए, 4 ईयर एंड 7 मेंबर्स एंड इलेक्टेड थ्रू लिस्ट सिस्टम। एकदम मल्टी पार्टी, एकदम इंद्रधनुष की तरह बहुत सारे पार्टी के कोलिशन होती है उसमें, ठीक है। और इसका जो फेडरल काउंसिल होता है स्विट्जरलैंड का, उसी में एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है 1 साल के लिए। फिर अगले साल बदल जाएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और इसकी पूरी कोरम कितनी होगी? 4 होती है। कोई भी काम करने के लिए कोरम होता है ना। भारत में कोरम कितना है? कोरम 110 में है ना। तो कोरम हो गया। कार्यकाल कितने होते हैं? ये हो गया। जुडिशियल रिव्यू है क्या? चलो ये पूछते हैं, जुडिशियल रिव्यू है क्या स्विट्जरलैंड के संविधान में? नहीं है। नहीं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ का फीचर है? यूके, यूएसए, इंडिया, यूएस इनके फीचर्स हैं, ठीक है। यूएस में मेडिसन वर्सेस मैरबरी का है, यूके में भैया भी है। इंग्लैंड यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी जजमेंट्स आ रहे हैं, वो सरकार को बहुत एडवाइस दे रही है। इस हिसाब से उसकी प्रणाली में जुडिशियल रिव्यू इज नाउ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ओके। और उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल है तो वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेडिसन वर्सेस मैरबरी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 1803 जुडिशियल रिव्यू है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So this is 8:27 now, and I'm just stopping here for the day. We have a lot of questions to discuss, but we will arrange time to discuss more questions with respect to your exam. All those facts that are essential for your examination will be discussed with respect to questions, and we will cover 1000 questions like this. The speed is slow, but slowly हम लोग मूव ऑन करेंगे, बहुत स्पीड के साथ एक्सीलरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी 1000 क्वेश्चन में आपके पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाए, रिवाइज करा जाए, आपको एक फ्रेश नोट्स दिया जाए जो आपने अभी लिखा है, ताकि आप उसको रिवाइज करके एग्जामिनेशन में जा सके जहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो patient enough to stay for long, and I will share the routine of the next class, and I think it must be something helpful to you. Next 975 questions. Yes, lots of questions are there to discuss. Please be patient, we have time and we will do it, okay. सो नेक्स्ट क्लास की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी आपके ग्रुप्स में, आप और लोगों तक शेयर कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोग, दिस इज फ्री क्लास सो मोर स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन एंड दे कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। और आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप रिव्यू करिएगा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने अलग आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और किस तरीके से और आपको इसमें अलग चेंजेस चाहिए, कितना इनोवेशन और चाहिए, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।